हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के चैप्टर 4 एग्रीकल्चर को धीरे धीरे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुरप्रीत, माधो एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज व्हेन दे सॉ ए फार्मर टिलिंग लैंड। द फार्मर टोल्ड देम he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile। गुरप्रीत, माधव और टीना 3 बच्चे थे। वो गांव में चल रहे थे, तभी उन्होंने एक किसान को धरती को जुताई करते हुए देखा। फार्मर ने उसे बताया कि वह वीट उगाने वाला था और इसलिए धरती को फर्टाइल बनाने के लिए उसने मैन्योर को उसमें ऐड किया था, उसमें अभी खाद डाला था। ही टोल्ड द चिल्ड्रन that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to the factories to make bread and biscuit from flour। देखिए, उसने बताया बच्चों को कि वह जो वीट बनाएगा उससे उसे मंडी में अच्छे पैसे मिलेंगे और वहाँ से उसे फैक्ट्री में ले जाया जाएगा, जहाँ से फैक्ट्री में ब्रेड बिस्कुट बनाए जाएंगे। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट involved 3 type of economic activities। These are primary, secondary and tertiary activity। देखिए, एक प्लांट से कोई भी फिनिश प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, मान लो यही जो फार्मर बात कर रहा है कि वीट से ब्रेड या बिस्किट तक का जो सफ़र है उसको पूरा करने के लिए 3 टाइप के जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी। सबसे पहले है प्राइमरी एक्टिविटीज़। Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources। Agriculture, fishing and gathering are good examples। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि जो ये हम रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, उनको निकालना और उनको प्रोड्यूस करना, इसमें एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग ये तीनों एग्जांपल्स हैं। आगे है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। Manufacturing of steel, baking of bread and weaving of cloth are example of these activities। देखिए, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें प्रोसेसिंग का काम होता है, मतलब कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है उसके बाद कि जैसे हमने वीट तो हमने खेतों से ले ली, लेकिन उसके बाद उससे ब्रेड कैसे बनाना है, उसको बेक कैसे करना है, वहाँ पे कपड़ा कैसे बुनना है, या जो स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब काम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंडर आते हैं। फिर है टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल वीट बना दिया और सेकेंडरी एक्टिविटी में उसका ब्रेड बना दिया, लेकिन इस वीट से जो ब्रेड तक का जो सफ़र है और जो उसके बाद का सफ़र है वो सब हेल्प करती हैं टर्शरी एक्टिविटीज़। वो इन दोनों को सपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट की वजह से, ट्रेड से, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइज करना, ये सब टर्शरी एक्टिविटीज़ का काम होता है। आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock। देखिए, जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें क्रॉप्स का उगाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, ये सारी चीज़ें ये एग्रीकल्चर के अंडर आती हैं। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। पूरे वर्ल्ड में 50% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में करते हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इंडिया की भी 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो टोपोग्राफी है अगर वो फेवरेबल है और जो क्लाइमेट है वो भी अगर फेवरेबल है, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर एक्टिविटी को प्रमोट करती हैं, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज अरेबल लैंड। कि वो धरती जहाँ पर क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं उसे अरेबल लैंड बोलते हैं। इन द मैप यू कैन सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटी is concentrated in those region of the world where suitable factor for the growing of crop exist। देखिए, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो उन्हीं जो वर्ल्ड के उन्हीं भागों में हो सकती है
जहाँ पर सुटेबल फैक्टर उसे मिलते हैं उसको बनाने के लिए। देखिए ये अरेबल लैंड इस हम मैप में भी देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे जैसे इंडिया में तो काफ़ी सारा एरियाज़ है, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है इसमें ये थोड़ा सा ही एरिया है जहाँ पे खेती हो सकती है। ये एशिया है, एशिया में यहाँ पे काफ़ी सारी थोड़ी थोड़ी सी जगह है। ये यूरोप है, इसमें भी काफ़ी एरिया है। अमेरिका में भी काफ़ी है, काफ़ी जगह खाली भी है। यहाँ पे भी काफ़ी खाली है, यहाँ पे खाली है। तो ये जो सारे एरियाज़ हैं जो ग्रीन है वहाँ पे खेती हो सकती है, और जो खाली है वहाँ पे कम हो सकती है। आगे है डू यू नो कि जो कल्चर है उसके आगे ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगाने से उसका नाम कितना चेंज हो जाता है। अगर एग्रीकल्चर, कल्चर के आगे अगर एग्री लगाएं, एग्रीकल्चर क्या होती है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, इट इज़ कॉल्ड फार्मिंग। इसको फार्मिंग भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर क्या होती है कि मिट्टी पर मिट्टी पर क्रॉप्स उगाना, या जो जैसे भेड़ बकरी पालना, या जैसे सिल्क वॉर्म्स वगैरह, ये काफ़ी टाइप की जो खेती है वो करना, उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं, उसे फार्मिंग भी बोलते हैं। आगे है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, और ये फार्मर की जो इनकम है उसको भी बढ़ावा दे सकती है। आगे है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर फिश से रिलेटेड है, उसका पालन पोषण करना टैंक्स या पॉन्ड में। विटीकल्चर, विटीकल्चर है ग्रेप्स का कल्टीवेशन करना। हॉर्टिकल्चर किस किस का है? वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट का कॉमर्शियल यूज़ के लिए उसको उगाना, वो सब आता है हॉर्टिकल्चर में। आगे है फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर। देखिए फार्म सिस्टम, इसमें क्या क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर जो फार्मिंग है उसको एक सिस्टम की तरह हम देख सकते हैं। इसके जो इनपुट है वो बीज हैं, सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मशीनरीज हैं, और वो लेबर है। और जो सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। देखिए जो एग्रीकल्चर है उसके कुछ इनपुट हैं, कुछ उसके प्रोसेसेस हैं, और उसके बाद कुछ उसके आउटपुट हैं। इनपुट में जैसे अगर हम इस एग्जांपल में भी देखें, मशीनरी हो गया, सीड्स हो गया, केमिकल हो गया, ये सब हम खेती करने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हैं कि खेत की जुताई करनी है, बुआई करनी है, उसमें कुछ स्प्रे करना है, उसमें कभी पानी डालना है, इस टाइप की चीज़ें, ये सारे प्रोसेस हैं। और उसके बाद जो हमारा आउटपुट है वो फसल पैदा होकर तैयार हो जाती है, उसे काटने तक का सफ़र, ये सब एग्रीकल्चर में आता है। आगे चलते हैं कि टाइप ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग की कितनी टाइप्स हैं। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। देखिए फार्मिंग दो टाइप की है वैसे तो, और ये पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइप से की जाती है। ये मेनली डिपेंड करती है कि वहाँ की ज्योग्राफी की कैसी कंडीशंस हैं, वहाँ पे कितनी प्रोडक्शन की डिमांड है, लेबर की कैसी है, यहाँ वहाँ पे टेक्नोलॉजी कितनी, उसका क्या लेवल है। और इसी की बेस पर जो फार्मिंग है वो दो टाइप में बांट दी गई है। सबसे पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग is practiced to meet the needs of farmers family. Traditionally, low level of technology and household labor are used to produce on small output. देखिए जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो नॉर्मली जो फार्मर है उसकी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए की जाती है। ये ट्रेडिशनल तरीके से भी की जाती है, उसमें टेक्नोलॉजी का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसमें जो लेबर है वो भी घर के ही लोग होते हैं, और जो उसका आउटपुट है वो थोड़ा सा ही होता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसको आगे इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है? इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट्स
A small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. देखिए इंटेंसिव फार्मिंग में क्या करता है फार्मर कि एक लैंड के छोटे से प्लॉट पर सिंपल टूल्स का यूज़ करता है लेकिन लेबर का ज़्यादा यूज़ करता है। वहाँ पे जो क्लाइमेट है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेज में वो फेवर में रहे किसी भी क्रॉप के, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सनशाइन हो या ज़्यादा रेनफॉल हो ताकि वो जो मिट्टी है उसको फर्टाइल बना सके और एक से ज़्यादा क्रॉप को एक टाइम पे उसी प्लॉट में वो उगा सके। राइस इज़ मेन क्रॉप, जैसे राइस है वो मेन क्रॉप है। अदर क्रॉप इंक्लूड वीट, मेज, पल्सीज एंड ऑयल सीड। राइस है वो मेन क्रॉप है लेकिन जो बाकी की जैसे मक्की, वीट, पल्सीज वगैरह ये दूसरी क्रॉप्स हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीवेलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मॉनसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। और जो इस टाइप की जो फार्मिंग है वो ज़्यादातर जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेटेड लोग एरियाज़ हैं और वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा मॉनसून रीजन है वहाँ पे ही ये ज़्यादा की जाती है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। देखिए इस टाइप के एग्रीकल्चर में शिफ्टिंग, कल्टीवेशंस और नोमैडिक हर्डिंग का यूज़ किया जाता है। नोमैडिक हर्डिंग जैसे ये नोमैड क्या होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं जिसका कोई ज़्यादा घर बार नहीं होता। ये जो नोमैड है जैसे गडरिये बोल सकते हैं, ये अपने कैमल्स के साथ इधर उधर घूम रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आगे है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन थिकली फोरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। देखिए जो शिफ्टिंग कल्टीवेशंस हैं वो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज़ में की जाती है, जैसे अमेज़न में हो गया, अफ्रीका में हो गया, कुछ एशिया के कुछ भाग में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है और जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा है। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। इसमें क्या है, धरती के एक टुकड़े को साफ कर दिया जाता है, वहाँ से पेड़ काट दिए जाते हैं या उनको जला दिया जाता है। Ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn cultivation agriculture. देखिए इस टाइप की जो कल्टीवेशन में जब ये पेड़ों को जला देते हैं या वहाँ से साफ़ कर देते हैं तो जो उनकी ऐश होती है उसको भी मिट्टी के साथ क्रॉप्स को उगाने में हेल्प की जाती है। और यहाँ पर जो क्रॉप्स उगती हैं वो मेज़ है, याम है, पोटैटो है एंड कसावा, ये सब वहाँ पे उगती हैं। उसके बाद जब सॉइल उसकी फर्टिलिटी खो देती है तब उस लैंड को छोड़ दिया जाता है और जो कल्टीवेटर है वो किसी नए प्लॉट की तरफ चला जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है। आगे है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है, ये एक सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर में इस टाइप की जो प्रैक्टिस है वो की जाती है। ये उन एरियाज़ में होती है जहाँ पे या तो थोड़ा सा ही फसल उगा सकते हैं या थोड़ी मतलब जो बंजर होती है ये चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा चलती हैं। In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. इस टाइप की जो फार्मिंग होती है उसमें जो ये हर्ड मैन होते हैं, जैसे यहाँ पे इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये अपने कैमल्स को लेकर या एनिमल्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि उनको चारा और पानी मिल सके और उनके जो रूट्स हैं वो डिफाइंड होते हैं। This type of movement arise in response to climatic constraint and terrain. Sheep, camel, yak and goat are most commonly reared. इस टाइप की जो फार्मिंग है उसमें ये शीप, कैमल, याक, गोट्स वगैरह को पाला जाता है और ये
These provide milk, meat, wool, hides and other product to the herders and family. और इस प्रैक्टिस से हमें दूध, मीट, वूल, स्किन और काफ़ी सारे अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं हर्डर को और उनकी फैमिली को। आगे है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। देखिए, जो इससे वाली फार्मिंग थी उसमें खुद के यूज़ के लिए ही चीज़ों को जो फार्मिंग की जाती है, लेकिन जो ये कमर्शियल फार्मिंग है इसमें एनिमल्स को पाला जाता है और जो क्रॉप्स है वो उगाए जाते हैं ताकि वो मार्केट में उसकी सेल कर सके। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज। जो एरिया जितना वो उसके क्रॉप्स को उगाने में यूज़ करते हैं और जितनी कैपिटल का यूज़ करते हैं कि उसकी अमाउंट को काफ़ी सारी ज़्यादा होती है। जो मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स, मशीन ही ज़्यादातर काम करती हैं। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और जो ये फार्मिंग है उसमें ग्रेन फार्मिंग होती है, मिक्स फार्मिंग भी होती है और प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी होती है। जैसे इसमें जो शुगर केन है उसका प्लांटेशन दिखाया गया है और ये काफ़ी लार्ज स्केल पे किया जाता है। द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। Wheat and maize are common commercially grown grains. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grassland of North America, Europe and Asia. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winter restrict the growing season and only a single crop can be grown. देखिए, जो कमर्शियल फार्मिंग होती है इसमें जो कमर्शियल पर्पस के लिए ही ये फार्मिंग होती है और सबसे ज़्यादा वीट और मेज को ही कॉमनली उगाया जाता है। और जो एरियाज़ हैं वो नॉर्थ अमेरिका के हैं, यूरोप के हैं और एशिया के हैं। ये उन एरियाज़ में होती है जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है और फार्म्स हैं वो काफ़ी हेक्टेयर्स, हंड्रेड ऑफ हेक्टेयर्स में वो फैले होते हैं और कई बार एक ही टाइप की जो क्रॉप है वहाँ पे उगा पाते हैं मौसम की वजह से। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। जो मिक्स फार्मिंग होती है इसमें फूड भी उगाया जाता है, फोडर क्रॉप्स भी उगाई जाती है और रियरिंग भी होती है एनिमल्स की। आगे चलते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्ट यूएसए, अर्जेंटीना, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। देखिए, जो मिक्स फार्मिंग है ये इन 3 जगह पर की जाती है। आगे है प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होती है? प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। देखिए, जो प्लांटेशन होती है उसमें टी, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कैश्यू, रबड़, बनाना इस टाइप की चीज़ें उगाई जाती हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसमें लेबर भी और कैपिटल भी काफ़ी लार्ज अमाउंट में यूज़ होती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्री। जो प्रोडक्ट है उसको फार्म में भी प्रोसेस कर सकते हैं या किसी नियर बाई फैक्ट्री में लेकर जाकर भी। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इस टाइप की फार्मिंग के लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो ज़रूरी हो जाता है ताकि सामान को इधर उधर ले जाया जा सके। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। रबड़ इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल। जो ज़्यादातर इस टाइप की जो प्लांटेशंस हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में ही पाई जाती हैं। जैसे मलेशिया में रबड़ पाया जाता है, ब्राज़ील में कॉफ़ी है, इंडिया में चाय है और श्रीलंका में भी चाय है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे लेफ्ट में दिखाया भी गया है ये बनाना प्लांटेशंस। यहाँ पे बनाना के काफ़ी सारे पेड़ उगाए जाते हैं। आगे है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन to meet the requirement of growing population. Crops also supply raw material for agro-based industry. Major food crops are wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverages crops are tea and coffee. देखिए,
अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो काफ़ी सारी वैरायटी उगाई जाती है ताकि उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। जो क्रॉप्स हैं वो रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए। और जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं वो हैं वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। जूट और जो कॉटन है वो फाइबर क्रॉप्स हैं। और जो पीने लायक जो क्रॉप्स हैं वो चाय एंड कॉफ़ी हैं, जहाँ से हम बाद में पीने वाले लिक्विड बना सकें। आगे आता है राइस। राइस इज़ मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। राइस एक मेजर फूड क्रॉप है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उसकी ये एक महत्वपूर्ण डाइट है। राइस नीड high temperature, high humidity and rainfall. It grow best in alluvial clay soil which can retain water. देखिए ये जो राइस है ये भी एक मेजर क्रॉप है वर्ल्ड का, और इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों में ही उगाया जाता है और खाया भी जाता है। जो राइस है उसे हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए होता है राइस को उगने के लिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा एलिवियल क्ले सोइल पे अच्छी तरह उगता है क्योंकि वह पानी को अपने अंदर सोख सकती है। चाइना लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। चाइना में और इंडिया में काफ़ी प्रोडक्शन होती है, और चाइना, जापान, इंडिया, श्रीलंका और इजिप्ट में भी। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन द ईयर। अगर जो फेवरेबल कंडीशंस हैं किसी भी फसल को उगाने के लिए तो उस टाइम पे 2 या 3 फसलें भी उग सकती हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में होता है। यहाँ पे राइस कल्टीवेशन दिखा रही है कि यहाँ पे लैंड भी काफ़ी यूज़ हो रही है और जो लेबर है, जो पैसे हैं वो भी काफ़ी यूज़ होते हैं। आगे है वीट। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यू टू ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। देखिए जो वीट है, जो गेहूं है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है और नॉर्मल सी ही रेन चाहिए होती है और उसको फसल को उगने में लिए, क्योंकि उसको सनशाइन भी काफ़ी मिल जाती है हार्वेस्ट के टाइम पे। इसलिए जो वीट है इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। ये लिखा है कि जो लोमी सॉइल है वहाँ पे जो वीट है वो अच्छी तरह और भी उगती है। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये इन सारी जगह पर जो वीट है वो उगाई भी जाती है और खाई भी जाती है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। इंडिया में इसे सर्दियों में उगाते हैं। आगे है मिलेट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन। जो मिलेट्स हैं उनको कोर्स ग्रेन मतलब थोड़ा सा खरदरा भी कहा जाता है। इट कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। इसको कम फर्टाइल और सैंडी सॉइल पर हम उगा सकते हैं। इट इज़ ए हार्डी क्रॉप डेट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। देखिए जो मिलेट है, जैसे उसको उगने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा, इतना नहीं है कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी का यूज़ होता है, या जो सैंडी सॉइल है ये उसमें भी उग सकती है। इसे रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता और टेम्परेचर भी मीडियम सा चाहिए होता है। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड निगर। देखिए यहाँ पे हम इस फोटो में बाजरे की जो कल्टीवेशन है उसे देख सकते हैं। इसको ज़्यादा रेनफॉल या ज़्यादा नॉर्मल सा ही टेम्परेचर चाहिए होता है, और इंडिया में ज्वार, बाजरा और रागी उगाए जाते हैं। आगे है मेज़। मेज़ क्या है? मक्का। मेज़ रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लोट्स ऑफ सनशाइन। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स। मेज इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। देखिए जो भुट्टा है, जो मक्की है, उसको नॉर्मल सा ही टेम्परेचर चाहिए होता है और रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा सनशाइन चाहिए होता है। जो मिट्टी है वो भी फर्टाइल होनी चाहिए, और जो मक्की है, मेज़ है, वो नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया काफ़ी सारी जगह पे पाई जाती है। आगे आता है कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर,
light rainfall, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth। देखिए जो कॉटन है, कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और रेनफॉल थोड़ी कम चाहिए होती है। इसको 210 फ्रोस्ट फ्री दिन चाहिए होती है और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। जो कॉटन है वो काली और एलुवियल सॉइल पे अच्छी तरह उग जाती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ये सब लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉटन के। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कि जो कपड़े की जो इंडस्ट्री है उसके लिए ये एक मेन रॉ मटेरियल है। आगे है जूट। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सोइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। देखिए जो जूट है उसे गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं और ये एलुवियल सोइल पर अच्छी तरह उगता है और उसे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई रेनफॉल चाहिए होती है और जो उसका क्लाइमेट है वह ह्यूमिड चाहिए होता है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। ये जो फसल है ये ट्रॉपिकल एरियाज पे ज़्यादा पाई जाती है। इंडिया और बांग्लादेश इसके मेन प्रोड्यूसर्स हैं। आगे है कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। देखिए जो कॉफ़ी है उसको वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, वार्म भी चाहिए होता है और जो लोमी सॉइल भी चाहिए होती है। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। देखिए हिल स्लोप्स हैं वो ज़्यादा सुटेबल हैं इसकी ग्रोथ के लिए। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और उसके बाद कोलंबिया और इंडिया है। लेफ्ट में जो ये पिक्चर है इसमें कॉफ़ी प्लांटेशन, यहाँ पे कॉफ़ी के पेड़ है और वहाँ से कॉफ़ी के छोटे छोटे से वो उतार रहे हैं। आगे है टी। Tea is a beverage crop grown on the plantations. This require cool climate and well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves। देखिए जो चाय होती है ये एक पेय क्रॉप है और ये प्लांटेशंस के द्वारा उगाई जाती है। इसको काफ़ी ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है और रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है जो पूरी साल चलती रहे ताकि इसकी जो पत्तियां हैं उनकी ग्रोथ हो सके। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स। चाय को उगने के लिए जैसे स्लोप्स हैं यहाँ पे, जैसे हमने पहले वीडियोस में देखा था, यहाँ पे इस टाइप से उगाई जाती हैं चाय की पत्तियाँ, चाय के ये छोटे छोटे से पेड़। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। देखिए केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका बेस्ट क्वालिटी की टी को प्रोड्यूस करते हैं और चाय की जो प्लांटेशन है, चाय की क्रॉप को उगाने के लिए एक लार्ज अमाउंट में लेबर चाहिए होता है ताकि वो उसकी पत्तियों को चुग सके, ठीक है, उसको तोड़ सके पत्तियाँ। आगे है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर टू द एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखिए एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का मतलब है कि फार्म प्रोडक्शन में इंक्रीज करना ताकि वो जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को पूरा कर सके। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। देखिए जो ये बढ़ती डिमांड है उसको पूरा काफ़ी तरीके से कर सकते हैं कि जो हम जितने एरिया में हम फसल उगाते हैं उसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके, या जो हाई जो सीड्स हैं जिससे हमें काफ़ी जो प्रोडक्ट हैं वो मिल सकते हैं, इन सब का यूज़ करके जो हम अचीव कर सकते हैं एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट का।
मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर हम मैकेनिज़्म वगैरह को यूज़ करेंगे, मशीन्स को यूज़ करेंगे, वो भी हमें काफ़ी मदद करेगा एग्रीकल्चर को डेवलप करने में। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। और इसका जो मेन है वो है ताकि फूड की सिक्योरिटी हो सके, इसका मेन पर्पस यही है। Agriculture has developed at different places in different parts of the world. Developing countries with large population usually practice intense agriculture where crops are grown on small holdings mostly for subsistence। देखिए, जो एग्रीकल्चर है उसने अलग अलग जगह पे दुनिया के अलग अलग तरीक़ों से वो डेवलप हुई है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर सबसिस्टेंस फार्मिंग भी की जाती है। लार्ज होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं उनके लिए कमर्शियल एग्रीकल्चर यूज़ वो करना ज़्यादा सुटेबल है। जैसे यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। विद द हेल्प ऑफ 2 केस studies of the farm, one from India and other from USA, let us understand about agriculture in the developing and a developed country। देखिए, जो यूएसए है वो एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। इन दोनों की हेल्प से हम पता लगा थोड़ा सा और समझ सकते हैं कि जो ये एग्रीकल्चर के जो डेवलपमेंट है वो क्या क्या है। ए फार्म इन इंडिया। There is a small village, Adilabad in Gazipur district of Uttar Pradesh. Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 hectares. His house is in the main village। देखिए, अब ये कहते हैं कि जिस इंडिया का जो खेत है वो कैसा है। ऊपर ये डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो बात थी उसके खेतों को दिखाया गया है। पहले आता है इंडिया का खेत। जो खेत है ये यूपी के गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में किसी गांव आदिलाबाद का है। मुन्ना लाल है वो एक छोटा सा फार्मर है अपने गांव में और उसके पास 1.5 हेक्टेयर है। उसका जो घर है वो भी गांव में बना हुआ है। ही परचेजेस हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर। द लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 crops in a year which are normally wheat और rice and pulses। देखिए, जो ये किसान है मुन्ना लाल उसने अच्छी वैरायटी के जो बीज हैं वो मार्केट से ख़रीद लिए हैं और वो हर साल ऐसे ही ख़रीदता रहता है। जो धरती है वो उपजाऊ है और वो कम से कम 2 फसलें उगाता है हर साल, या तो वीट या राइस हो या फिर दालें हो। द फार्मर टेक एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रिगार्डिंग फैमिली प्रैक्टिसेस फार्मिंग प्रैक्टिसेस। देखिए, जो ये किसान है वो गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनकी भी हेल्प ले लेता है, अपने बड़े बुजुर्गों को भी और अपने दोस्तों की भी हेल्प लेता है। ही टेक्स ए ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लोइंग हिज फील्ड दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुलक्स फॉर प्लोइंग। देखिए, ये आपको लेफ्ट में भी फार्मर्स हैं वो प्लो करते हुए दिखाई देंगे। उसको मतलब थोड़ा थोड़ा सा खोदते हैं, उसमें बीज डाल देते हैं कि वो अपना जो किसान है वो अपने किसी दोस्त से ट्रैक्टर ले लेता है और अपने खेत की जुताई कर देता है। इसे बोलते हैं जुताई करना। लेकिन कुछ उसके फ्रेंड्स हैं अभी भी पुराना तरीका अपना रहे हैं जिसमें वो गाय भैंसों का इसका जो ये बैल का यूज़ करते हैं खेत को जोतने में। देर इज़ ए ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। और वो आपके पास है फील्ड में जो ट्यूबवेल लगा हुआ है उसको यूज़ करता है, उसको किराए पर वहाँ से पानी लेता है। आगे है, Munna Lal also has 2 buffaloes and few hens. He sells milk in the cooperative store located in nearby town. He is a member of cooperative society which also advises him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of livestock and artificial insemination। देखिए, जो मुन्ना लाल है उसके पास 2 भैंसें हैं और कुछ हैन भी हैं।
वो दूध भी बेचता है एक स्टोर पर जो उसके गांव के पास है। वो एक मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो उसको हेल्प करती है, उसको जो सलाह देती है कि जो चारा है उसके एनिमल्स के लिए जो उसको क्या क्या सेफ्टी के मेजर्स करने चाहिए, ताकि वो खुद की हेल्थ और अपने लाइफ स्टॉक की और आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है उन सारी चीज़ों को वो कैसे प्रोटेक्ट कर सके। All the members of the family help him in various farm activities. Sometimes he take credit from a bank or agriculture cooperative society to buy HYV seeds and implements. देखिए उसके परिवार के सारे मेंबर उसकी खेती करने में हेल्प करते हैं और कई बार वो उधार ले लेता है किसी बैंक से या किसी एग्रीकल्चर सोसाइटी से, ताकि वो अच्छी क्वालिटी के सीड को ले सके। आगे है ही सेल हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक शॉर्टेज फैसिलिटीज, दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। देखिए जो ये किसान है वो उसके जो पास की जो मंडी है वहाँ पर अपना सामान बेच देता है, लेकिन ज़्यादातर जो किसान वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है और वो कम दामों पर भी अपनी फसल को देने को तैयार हो जाते हैं। In the recent years, government has taken some steps to develop storage facilities. कुछ सालों में जो सरकार है उसने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि जो स्टोरेज की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हो सके। देखिए जो इस पिक्चर में है इंडिया का कोई एग्रीकल्चर फील्ड है और जो ये यहाँ पे है नीचे वाले में है ये यूएसए का एग्रीकल्चर फील्ड है। ए फार्म इन द यूएसए। The average size of a farm in the USA is much more larger than of an Indian farm. A typically farm size in the USA is about 250 hectares. The farmer generally reside in the farm. Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton and sugar beet. देखिए जो एवरेज साइज़ है जो यूएसए के फार्म का वो इंडिया के फार्म से थोड़ा काफ़ी बड़ा है। जो फार्म का जो साइज़ है वो 250 हेक्टेयर का है यूएसए में, और जो फार्मर है वो जनरली वैसे तो फार्म के अंदर ही रहते हैं और सम ऑफ द काफ़ी मेजर जो क्रॉप्स है जैसे कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, शुगर बीट हो गया, ये सब सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। जो होरन ए फार्मर इन मिड वेस्ट यूएसए इन ओवा सिटी स्टेट ओवन्स अबाउट 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड। देखिए जो हॉरन है जो यूएसए में जो फार्मर है उसके पास करीब 300 हेक्टेयर लैंड है। ही ग्रो कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ दिस क्रॉप। देखिए वो अपना खेत में फसल उगाता है और मेक श्योर करता है कि जो पानी जो मिट्टी है जो पानी है वो सब इस क्रॉप की ज़रूरतों को पूरा कर सके। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट डेट कैन डैमेज द क्रॉप, और इसके लिए एडिक्वेट मेजर्स भी इन्होंने ले लिए गए हैं ताकि जो पेस्ट है उनको कंट्रोल कर सकें जो उसको डैमेज कर देती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड द सोइल सैंपल्स टू ए सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। देखिए जो ये किसान है जो होरन वो अपने खेत पे मक्की उगाता है और देखता है कि उसकी जो मक्की की जो फसल है उसको हर चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही है। इसके लिए उसने काफ़ी सारे मेजर्स का ध्यान रखता है ताकि वो जो पेस्ट हो उनको भी कंट्रोल कर सके जो उसकी फसल को ख़राब कर देते हैं। समय समय पर वो अपनी मिट्टी के सैंपल भी लैब में भेज देता है और ये देखता है कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं जो सफिशिएंट है या वो नहीं है। द रिजल्ट हेल्प जो होरन टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। द रिजल्ट्स हैं जो वो जितनी मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने एक साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम को प्लान कर लिया। हिज कंप्यूटर इज लिंक्ड टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम ए प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। देखिए
जो है उसने लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी है एक साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम के जरिए। ही उसका जो कंप्यूटर है वो एक सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। ही विच गिव्स हिम ए प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। प्रिसाइज पिक्चर क्या है कि बिल्कुल अच्छे ढंग से जो है ये बनी हुई है। दिस हेल्प हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड। देखिए इसी प्रोग्राम की वजह से जो किसान है वो थोड़ी बहुत पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं जब भी उसकी ज़रूरत होती है। ही यूजेस ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशोल्ड टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। देखिए जो ये किसान है वो ट्रैक्टर का भी यूज़ करता है, सीड को ड्रिल करने में उसका यूज़ करता है, लेवरल है या कंबाइंड हार्वेस्टिंग है। ये सब इन सब का ज़रूरत होती है किसी भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन को चलाने के लिए। ए ग्रेन आर स्टोर इन ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज। द फार्मर इन USA वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन एंड नोट लाइक ए पीजेंट मार्कर। देखिए जो काफ़ी सारा अनाज है वो ग्रेन स्टोरेज जहाँ पे होती है वहाँ चला गया है या अपने मार्केट की जो एजेंसियाँ हैं उनमें बांट दिया गया है। जो फार्मर है USA में वो या तो बिजनेसमैन की तरह लगते हैं और किसान की तरह तो वो बिल्कुल भी नहीं लगते। देखिए लेफ्ट में जो फोटो है उसमें USA का एक खेत दिखाया गया है और यहाँ पे ये दो है वो बड़े आराम से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कुछ भी दिक्कत आए मुझे मैसेज कर देना, मैं श्योरली इसका रिप्लाई दूंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।